क्या क्विज टू वैसे कैसे हो सकता है? अच्छा स्टूडेंट, वो तो जो मैंने लिखा था मिट गया, दोबारा लिख लेते हैं जल्दी जल्दी ना। फिर मैं लिखता हूँ कि करंट वैल्यू निकालने के लिए करंट अमाउंट, वैल्यू की जगह अमाउंट लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू प्रीवियस अमाउंट प्लस प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट ऑन प्रीवियस अमाउंट। ठीक हो गया? ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये कंपाउंड प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा, ये मैं अभी आपको समझा भी चुका हूँ। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। हमने कहा कि आपको समझाने के लिए कि आप जो है बेसिकली इस पे किसी पे वर्किंग करें तो आप कहेंगे अच्छा मैं अगर T2025 की वर्किंग करता हूं तो मुझे T2024 पे मुझे बेसिकली अमाउंट चाहिए और T2024 के अमाउंट पे प्रॉफिट भी चाहिए। तो इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 10% का, तो 10% से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। अब आप इसका एक जेनेरिक फॉर्मूला बनाएं। आप देख रहे हैं कि अगर करंट वैल्यू चाहिए तो आप इसके लिए प्रीवियस वैल्यू और उसके बाद उसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो मैं अगर इसका एक जेनेरिक फॉर्मूला बनाऊं, इंटरेस्टिंग देखिएगा, मैं सवाल लेता हूं अभी थोड़ी देर में, कि मैं किसी भी साल का अगर निकालना चाहूं प्रॉफिट अमाउंट बैंक में, तो मैं कहूंगा कि मुझे इससे एक पिछले साल का अमाउंट बताओ और मुझे जो है बेसिकली पिछले साल के अमाउंट पे यानी Tn-1 पिछले साल के अमाउंट पे 10% का प्रॉफिट मुझे निकाल के मैं दे देता हूं, तो टोटल अमाउंट मुझे पता चल जाएगा इससे। ठीक है, ये सॉरी ये मेरे पास जो है वो सॉल्यूशन इसका मैं दे रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला। अब इसको मजीद सॉल्व करता हूँ। देखिए फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो रहा है, सवाल देख लेता हूँ, कोई कंफ्यूजन है तो। हाँ, अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब समझ में आ रहा है ना ये कि बिल्कुल हमने रिकर्जन खुद बना रहे हैं। ये रिकर्जन हमें मिली नहीं थी, हमने प्रॉब्लम देख के को देख के अपने रिकर्जन को खुद डेवलप कर रहे हैं। और वो तीन चीजें हमारे सामने है, स्टार्टिंग क्राइटेरिया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया और रिकर्जन रिलेशन। तो अभी हम रिकर्जन रिलेशन बना रहे हैं। तो रिकर्जन रिलेशन को अभी फर्दर अगर हम यहाँ सपोर्ट करें तो ये आ जाएगा Tn, ठीक है, Tn विच इज इक्वल टू Tn-1 Tn-1 प्लस, इसको जैसे इन्होंने लिखा कि इसको हम लिख सकते हैं Tn-1 और 10 को क्या लिखा जा सकता है? 10/100, परसेंटेज का मतलब होता है 100। आप इन दोनों में मजीद इसको अब देखो, सिंप्लीफाई तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप बना रहे रिकर्जन रिलेशन तो और बेहतर कर लेते हैं इसको। दोनों में Tn-1 कॉमन ले लें, Tn-1 कॉमन ले लिया आपने। जब Tn-1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या? पहले वाले में 1 बचेगा और दूसरे वाले में क्या बच जाएगा? माइनस प्लस का 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 है ना, ये आ जाएगा 0.1। आपने कहा ये मेरे पास जो है वो मैंने डिवाइड कर, देखें दोबारा सुन लें, ये सिंपल अलजेब्रा है। यहाँ पे इस पार्ट में से और इस पार्ट में से Tn-1 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जब मैंने अपने सवाल को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद क्या है, यहाँ पे 1 बचा, पहले वाले में 1 बचा और दूसरे वाले में 10/100 बचेगा। 10/100 का मतलब 0.1। उसके बाद जब आप उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो Tn का फॉर्मूला आ जाएगा, Tn यानी करंट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा Tn-1 और मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐड कर लो तो 1.1। तो फाइनली इसको अगर आप अच्छी शेप में लिखें तो आप लिख सकते हैं Tn विच इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई बाय Tn-1। दिस इज योर फाइनल। हालांकि ऊपर वाला भी फाइनली था लेकिन ये उससे अच्छी शक्ल में है।
तो ये आपके पास रिकर्जन रिलेशन आ गया कंपाउंड प्रॉफिट का। देखिए आपने खुद कैलकुलेट किया, जो मैं बता रहा था, रिकर्जन आप बनाते हैं सिचुएशन को देख के। अब इसमें दो चीजें मिसिंग है। सवाल देख लेता हूँ। सर वेटिंग रूम से स्टूडेंट को बुला ले। मैंने वेटिंग रूम में किसी को नहीं रखा, सबको बुला तो लिया। मैंने तो ऑन कर दिया वेटिंग रूम। सॉरी है। अच्छा जी, ये समझ में आ गई बात। अब इसमें दो चीजें रह गई हैं। एक है इनिशियल कंडीशन, जब आप रिकर्जन को खोलेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, और दूसरा है स्टॉपिंग। तो इन दोनों को भी समझा देता हूँ। स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप नहीं देते, आप सिर्फ इनिशियल कंडीशन देते हैं। अब जरा गौर से देखना। इनिशियल कंडीशन हम कहते हैं कि जिस साल आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था उस वक्त कोई साल गुजरा नहीं था, और जिस वक्त इन्वेस्ट किया था वो कितना अमाउंट था, आप कहेंगे वो बेसिकली 100,000 का अमाउंट था, लिहाजा ये इसकी इनिशियल कंडीशन होगी। स्टॉपिंग क्राइटेरिया ओपन होता है जब यूजर सवाल पूछता है, तो वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है। यानी मिसाल के तौर पे ये मैंने दे दिया, देखें ये रिकर्जन रिलेशन हो गया, ये वाला फाइनल रिकर्जन रिलेशन हो गया, ये इसका इनिशियल कंडीशन हो गया, सॉरी ये इसकी इनिशियल कंडीशन हो गई। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा मैं समझाता हूँ। देखो होगा ये कि एक यूजर कहेगा कि भाई मुझे बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मुझे बताओ कि 5 साल के बाद जो है वो क्या रिजल्ट आएगा, यानी मेरे पास कितना अमाउंट होगा। 5 साल का मतलब है कि जिस साल उसने इन्वेस्ट किया उसके 5 साल के बाद उसके पास कितना अमाउंट होगा। 5 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको 3 कर लेते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम कहेंगे देखो भाई 3 एयर का निकालने के लिए हम आपसे 2 सेकंड इससे पिछले साल का डेटा चाहिए हमें, और साथ में यानी हम सिंपल अगर बात करें रिकर्जन रिलेशन के हवाले से, तो हम कहेंगे सिंपल हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाई टी ऑफ 2 का रिजल्ट चाहिए आपको। जो हमने अभी रिकर्जन बनाई है उसके मुताबिक ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमने अपने पुराने इस वाले रिकर्जन को इस्तेमाल करके फाइनल फार्मूला ये फर्निश कर लिया था। तो हम कहेंगे T3 निकालने के लिए 1.1 इंटू T2, इसके अंदर सब कुछ समा गया है, तो T2 आपको चाहिए। आप कहेंगे अच्छा मैं T2 मुझे पता नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। आप तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कंप्यूटर क्या करता, कंप्यूटर करता ये कि एक स्टैक बनाता और कहता कि T3 सॉल्व नहीं हो सका है, इसको स्टैक में रख लो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा भाई T2 निकाल लीजिए। T2 निकालने के लिए आप T2 की वैल्यू निकालने जाते, T2, तो आप कहते T2 निकालने के लिए मुझे फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय T ऑफ 1। आप कहेंगे नहीं निकाल सकता, T1 नहीं है मेरे पास, रिकर्जन आपने लगाई है, तो आप कहेंगे T2 की वैल्यू को भी यहाँ पे स्टोर कर दो, T2 की वैल्यू को भी यहाँ पे, T2 की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर दो, क्योंकि आप T2 को नहीं सॉल्व कर सकते। उसके बाद वो कहेगा कि अच्छा भाई जिसकी वजह से नहीं कर सकते उसको सॉल्व कर लो, तो आप कहेंगे T1 की वजह से नहीं कर सकते। T1 किसके बराबर है, T1 बराबर है 1.1 इंटू किसके बराबर लिखूं मैं, 1.1 इंटू T0, सही, 1.1 इंटू T ऑफ 0, मेरा ख्याल समझ आ रहा होगा, ठीक है। T ऑफ 0, ये T0। अब आप कहेंगे हाँ मुझे T1 की वैल्यू निकालने के लिए T0 की वैल्यू चाहिए। आप इस वक्त इसको यहाँ पे स्टोर जरूर करते हैं, T यानी आपके पास T0 की वैल्यू ढूंढने के लिए स्टोर करते हैं, तो आप T1 को भी यहाँ स्टोर कर देते हैं। फिर आप जाते हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 है, 3। आप कहते हैं कि T0 की वैल्यू लेके आओ, फिर आप T0 की वैल्यू ढूंढते हैं जो कि स्टार्टिंग क्राइटेरिया में आपने दी हुई होती है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग क्राइटेरिया आप देख रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो आप कहेंगे हाँ अब मैं T1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। T1 की वैल्यू बराबर होगी, और से देखिएगा मैं जो अभी हमने किया था ना, T1 की वैल्यू बराबर होगी, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1.1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से, किसी के पास कैलकुलेटर है तो कर दो, देखना वही आंसर आएगा जो हम अपनी पूरी फुल कैलकुलेशन से कर रहे थे। यानी आपके पास T1 का आंसर आ जाएगा T1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपके पास 1 1 और 4 0। इंटरेस्टिंग है ना, शॉर्ट में आ गया, शॉर्ट हो गया ये। और इसी तरह से T1 की वैल्यू जैसे ही मिलेगी आप स्टैक से T1 को बाहर निकालेंगे और उसके बाद
T2 के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगली वैल्यू किसको सॉल्व करनी, T2, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे T3। दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिकर्जन। मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए सवाल देख लेता हूँ। बिल्कुल देखा आपने, वही आंसर आ रहा ना, 1,10,000। तो आप पहले पूरा प्रोसेस करके करते थे, हमने रिकर्जन में इसको और मजीद शॉर्ट भी करके बना दिया। रिकर्जन 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बात हमने बेसिकली अभी जो की है, ये सारी बातें हमारे पास जो आई हैं सामने, वो रिलेशन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टैक में एड्रेस जाता है, पूरा पूरा इस पूरा रिकर्जन का कॉल नहीं जाती, इसका एड्रेस जाता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन अभी स्टूडेंट को समझाना पड़ेगा ना एड्रेस क्या होता है, ये होता है, इसलिए मैंने उसको अभी कुछ बोला नहीं। अच्छा जी, ये समझ आ गया। लेकिन ये तो मैथमेटिकल रिकर्जन है ना बेटा, और चाहे मैथमेटिकल रिकर्जन हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, एल्गो एल्गो का रिकर्जन हो, दोनों में तीन चीजें चाहिए। रिकर्जन रिलेशन, रिकर्जन फॉर्म, रिकर्जन के स्टार्टिंग वैल्यू, रिकर्जन की स्टॉपिंग वैल्यू। अब जरा इधर देखें इस सवाल में, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रिकर्जन रिलेशन, समझ आती है ना बात ये वाला पार्ट स्टार्टिंग वैल्यू, और जहां तक आपने कहा है सॉल्व करने का, ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया, यानी 3 तक आपको काम करना है, तो ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया, ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया बेसिकली ये वाला 3 है। तो ये तीन चीजें होंगी तो रिकर्जन चलेगा, वरना रिकर्जन का कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया सर? आप जो पढ़ा रहे हैं वो सब इजी होता है, बट पेपर बहुत टफ नहीं यार। मैं आपको पेपर, आप किसी से मुझे एक्स्ट्रा टाइम दो, मैं आपको पेपर सॉल्व करवा देता हूँ, वेरी इजी। पेपर में असल में मुश्किल इसलिए होता है कि उसमें सारी चीजें आपने खुद समझनी होती हैं, तो आपको समझ में खुद करने की वजह से समझ में नहीं आ रहा होता कि आप स्टार्ट कैसे करें। हमारे स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है, देखिए पेपर को भी मैं आपको समझाऊंगा ना, अभी पेपर अगर मैं किसी वक्त आपको समझा देता हूँ, मिड टर्म का पेपर, तो आप यकीन करें, आप कहेंगे सर वाकई पेपर तो बहुत आसान था। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, तो वो जो निगेटिव आ रहा था, वो मैं आपको भी 1 मिनट में बता दूं, आप थोड़ी सी चालाकी से सोचें उसको। मैं ये तो कह रहा हूँ, अगर मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे मैं लेक्चर अभी समझा रहा हूँ। आप कहेंगे हाँ सर पेपर तो आसान था। इसकी वजह क्या है? आप उस चीज को, मतलब हमें असल में किसी भी चीज पे एक्सपर्टीज लेने के लिए उसके अंदर बहुत मेहनत करें। मैं जो आपसे रजिस्टर बनाने का कह रहा हूँ ना, कि आप बनाए बनाए बनाए, आपको एडवांटेज होगा, तो वो ये एडवांटेज है कि आप रजिस्टर अगर बना लेंगे, तो आपको वाकई जो है ना, वो एल्गोरिथम लिखना आ जाएगा। सर प्लीज एक एक्स्ट्रा क्लास में थोड़ा सा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास ले लो, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, मुझे भी आसानी हो। बहुत अच्छा कर रहे हो नूर, बहुत अच्छा कर रहे हो, रजिस्टर बना रहे हो। जो लोग रजिस्टर बना रहे हैं वो फिर भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। देखो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारी लॉजिक इम्प्रूव नहीं हो सकी। मैं जो क्वेश्चन आपको दूं, सुनो जरा, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं और वो लिख दूं कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिख दो, और मैं आपको दूं कि बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम को एनालाइज कर दो, तो फिर मेरे पढ़ाने में और एग्जाम में क्या फर्क रह जाएगा? आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब देनी पड़ती है एग्जाम में। एग्जाम में आपके पास चैलेंज होना चाहिए, समझ आई बात है? ताकि आपको ये लगे कि आप एक एग्जाम दे रहे हैं। मैं आपको दे दूं इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम लिख दूं, अब बताओ क्या बचा इस क्वेश्चन में, बचा क्या? हाँ ये बात तुम्हारी सही है समझा, कि मैं आपको क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूं। ठीक है, मैं दे देता हूँ। देखो नंबरों पे ना जाओ नूर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है कोशिश करो पास जरूर हो जाओ, फेल होना जरा सा तकलीफ दे होता है। थोड़ा सा अच्छे ग्रेड में, बी ग्रेड में पास हो जाओ, लेकिन काम सारा आता हो, लॉजिक आपकी सारी आती हो। हमारे, मैं आपको किसी वक्त आप एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको मोटिवेशनल लेक्चर दूंगा कि कैसे आप लॉजिक इंप्रूव कर सकते हो, और आपके हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं कोई सवाल देख के। ठीक है, तो कोई नंबर से मैं तो कभी भी नहीं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे आपके 5 नंबर आने से कोई तकलीफ नहीं हुई। समझ आई बात? ये तो आप इसकी बिल्कुल बोधर ना करो कि आपके 5 नंबर आए हैं और आप जो है वो परेशान हो गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो अब तो अभी अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इस पे तो बहुत लंबी डिबेट है, फेस टू फेस बात करो। मैं एक दिन आता हूँ यूनिवर्सिटी, उस दिन आ जाया करो। अच्छा जी, हम आगे बढ़े। अब हम आते हैं
अपने प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम पे मैं बता दूंगा, ग्रुप पे लिख दूंगा जिस दिन में आना होगा। इस दफा तो मैं खुद को आया था, वेडनेसडे को आपकी क्लास के 1-2 स्टूडेंट भी आए थे, प्रोजेक्ट के सिलसिले में डिस्कशन भी हुई है। अच्छा जी, आप भी अपने प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, पूछें, लेक्चर आके बैठें। टीचर के साथ जब बैठेंगे तो आपको और भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी तो दूर है ना टीचर से आप लोग। अच्छा जी, आगे बढ़े, चलें इस बातों को छोड़ के। ये समझ में आ गया। अभी टावर ऑफ हनाई भी करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, इसी तरह मैथमेटिकल। लेकिन अभी हम पहले हम बात करेंगे कौन से एल्गोरिथम की, जो हमारे एल्गो में रिकर्जन होता है। अब जरा देखिएगा, मैं एक एल्गोरिथम लिख रहा हूँ और वो है DSA, DSA डेटा स्ट्रक्चर का, और इसमें से n पास कर रहा हूँ। ठीक, फिर मैं कहता हूँ कि अगर n की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है 1 से, अगर n की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है 1 से, तो हम आगे का काम करेंगे। आगे काम क्या करना है? आगे काम ये करने का, DSA को कॉल करना है n-1 करके रिकर्जन, और फिर इस DSA की सुपरविजन में एक प्रिंटिंग करानी है मुझे n की। ठीक, और यहाँ पे मैं एंड इफ कर दूंगा, यानी ये वाला एल्गोरिथम यहाँ एंड इफ हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर बेसिकली सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, यानी एग्जिट कर लो या जो कर लो, एंड हो जाएगा प्रोग्राम, यहाँ पर एंड हो गया। ठीक हो गया। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जो कि हमारा रिकर्जन बेस्ड प्रोग्राम है। मैं आपको इसमें वो तीनों चीजें बताऊंगा कि क्या होने वाला है। ये बात समझ आ रही है? ये एक जो प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ, आपको समझना ये है कि ये काम कैसे करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एक जॉब है, वो प्रिंट करवाने की जॉब है। ये प्रिंट करवाने की जॉब एक हमें करवानी है, लूप के थ्रू जैसे प्रिंट कराते हैं ना, वैसे ही ये प्रिंट कराने की जॉब हमें करनी है। लेकिन ये रिकर्जन के थ्रू जब होगा तो कंपाइलर इसको कैसे सॉल्व करेगा, और हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा होगा, और स्टैक कैसे इस्तेमाल होगा, और इसमें रिकर्जन की वो 3 रिलेशनशिप कौन सी हैं जो हम बात कर रहे थे अभी। तो इस बेसिस पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मिसाल के तौर पे किसी ने डीएसए को 3 पास कर दिया, यहाँ से डीएसए में से क्या पास कर दिया, 3 पास कर दिया। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या एलिमेंट प्रिंट होगा? तो अभी एक स्टूडेंट ने लिख के भेजा है कि रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा, रिवर्स में। एक स्टूडेंट ने लिखा है 3 to 1 प्रिंट होगा, एक स्टूडेंट ने लिखा है 3 to 1 प्रिंट होगा, फिर एक और स्टूडेंट ने लिखा है 3 to 1 प्रिंट होगा, फिर एक स्टूडेंट ने लिखा है 2 1 प्रिंट होगा, फिर एक स्टूडेंट ने लिखा है 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर एक स्टूडेंट ने लिखा है 3 2 1 प्रिंट होगा। अब एक्चुअल में क्या प्रिंट होगा, इसका एक तरीका है कि आप कोड लिख लें, और एक तरीका ये कि आप उसको एनालाइज करना सीखें, रिकर्जन को कैसे एनालाइज करते हैं। हाँ, अब ये हैदर और इरफान, हैदर और बाकी लोग, मैं आप लोगों को आंसर देता हूँ। देखें, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करना। ये एक रिकर्जन कॉल है, इसमें कोई फॉर नहीं है, हमने n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या बात हो रही है। आपने कहा कि जब मैंने यहां से 3 पास किया, तो इस 3 को इसने चेक किया कि n 3 है, तो वो 1 से बड़ा है या नहीं है। इसने कहा हाँ ये 1 से बड़ा है, तो वो फिर इसके अंदर आ गया, इफ के अंदर आ गया। समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूं मैं।
यानी मैंने इससे कहा था कि 3 के लिए रन करो, तो वो इसके अंदर आया और इसकी दो जॉब्स इसके पास मौजूद हैं। दो जॉब कौन सी है? एक ये है कि वो अपने आप को कॉल करे और एक जॉब है कि वो प्रिंटिंग करे। समझ आ रही बात है? एक जॉब है कि वो अपने आप को कॉल करे और एक जॉब है कि वो प्रिंटिंग करे। तो हम समझने के लिए, देखो मैं समझाने के लिए ट्री बना रहा हूँ, समझाने के लिए ट्री बना रहा हूँ। तो होगा क्या कि यहाँ पर वो बेसिकली इसकी दो जॉब इस तरह से नजर आएगी हमें कि एक जॉब जो हमारे पास है वो है DSA और पहली जॉब जो है, और वो 2 करके कॉल हो जाएगी। DSA 2 करके कॉल हो जाएगी। जो समझ नहीं है पूछना। DSA 2 करके, और दूसरी जॉब जो है वो प्रिंटिंग जॉब है और वो बेसिकली 3 को प्रिंट कराना है मकसद। मैं तो उसको हटा के दोबारा समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा ये। देखें, फिर दोबारा बता रहा हूँ। आपने कहा कि मैंने DSA 3 कॉल किया। DSA 3 कॉल करोगे तो ये पहले इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। अब DSA 3 की दो जॉब्स हैं, एक ये वाली जॉब है और एक ये वाली जॉब है। ये समझ में आ गई? तो मैंने कहा पहली जॉब क्या है? पहली जॉब है DSA n-1। n-1 का मतलब है जो n पास किया उससे एक कम कर दो। तो पहली जॉब को मैंने एक ब्रांच बना दिया। पहली जॉब जो है DSA 3 की जॉब, लेकिन मैंने उसको एक ब्रांच बना दी और कह दिया कि DSA 2 एक जॉब है किसकी? DSA 3 की। और एक जॉब है उसकी प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग किसकी है? n की, n-1 की नहीं है, n की है। तो P3 प्रिंट होगा। ये समझ में आता है ना? इन दोनों में पहले कौन सा काम होगा? कंप्यूटर हमेशा लाइन बाय लाइन काम करता है, तो DSA रिकर्सिव कॉल पहले होगा, प्रिंटिंग की जॉब नहीं हो सकेगी। अच्छा, DSA 3 की जॉब कंप्लीट कब होगी? और सुनिएगा, जब ये वाली जॉब भी कंप्लीट हो जाए और जब ये वाली जॉब भी कंप्लीट हो जाए। तो DSA अपनी जॉब कंप्लीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसने एक रिकर्सिव कॉल को रिसीव कर लिया है। तो अब इसके बैकग्राउंड में क्या होगा कि जब ये DSA नहीं कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो पाएगा तो बेसिकली DSA 3 जो है वो स्टैक में चला जाएगा। असल में वो बात स्टूडेंट बिल्कुल ठीक की थी कि इसका एड्रेस जाता है, हम पूरा एलिमेंट उठा के नहीं भेज देते। सवाल देख लेता हूँ मैं, ठीक है? अभी हमें असल में पूछना ये था कि प्रिंट क्या होगा, तो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ कंपाइलर। ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये समझा रहा हूँ कि कंपाइलर कैसे काम करता है। आप तो कोड लिख के छोड़ देते हैं और कंट्रोल F9 कर देते हैं या ऑल्टर F9 कर देते हैं। तो इस पूरे के प्रोसीजर के पीछे कंपाइलर ये करता है, जिसको हम विजुलाइज कर रहे हैं। ये विजुलाइजेशन कहलाती है ट्री से, ट्री के सहारे से हम विजुलाइज कर रहे हैं। खैर, DSA 3 कॉल हो गया तो उसकी दो जॉब्स हैं, तो DSA 3 होल्ड कर गया कहाँ पे? DSA 3 जो है वो होल्ड कर जाएगा DSA 3 स्टैक में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब है प्रिंटिंग जॉब भी इसके साथ चली गई और उसके बाद DSA 2 को कॉल किया जाएगा। इसकी पहली जॉब DSA 2 है। DSA 2 फिर एक रिकर्सिव कॉल है, तो इसके अंडर सुपरविजन में भी दो जॉब्स हैं। एक जॉब इसके अंडर सुपरविजन में है कि आप देखें, रिकर्सिव कॉल है ना, तो इसके अंडर सुपरविजन में एक जॉब है DSA 1, ठीक है? और दूसरी जॉब है प्रिंटिंग की 2। हमेशा ऐसा ही होता है हर रिकर्सिव, क्योंकि जब इसको कॉल करोगे DSA को तो ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब यहाँ 3 के बजाय 2 पास करेगा, n 2 से बड़ा है, नीचे आएगा, फिर इसकी दो जॉब्स हैं। तो ये दो जॉब्स बेसिकली यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दी, एक DSA 1 है और एक प्रिंटिंग जॉब है। तो अब आप DSA 2 को भी नहीं परफॉर्म कर सकते क्योंकि DSA 1 रिक्वायर्ड है। तो आप कहेंगे अच्छा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इंटर कर देते हैं उसको भी। तो ये DSA 1 जो है वो बेसिकली DSA 1 की रिकर्सिव कॉल जो है, सॉरी DSA 2 की रिकर्सिव कॉल स्टैक में चली जाएगी। ये स्टैक आपको नजर नहीं आएगा लेकिन कंपाइलर यूज कर रहे हैं। DSA 1 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो DSA 1 की भी दो जॉब्स हैं जो कॉल होंगी, और इसमें से एक जो है वो DSA 0 की होगी और एक जो है बेसिकली आपके पास प्रिंटिंग जॉब होगी जो कि होगा 1। यहाँ तक बात समझ में आती? ये ट्री समझ में आ गई है ना आपके? जब ये ट्री समझ में आ गई है तो आगे भी, अभी मैंने कही प्रिंटिंग चल रही है ना, ठीक है। अब आप जब DSA 0 पे जाएंगे, और सुनिएगा स्टूडेंट बहुत तवज्जो से, DSA 0 पे जाएंगे तो n की वैल्यू 0 है,
इफ की कंडीशन फेल हो जाएगी, इफ की, अच्छा DSA 1 सॉल्व करने के लिए आप DSA 1 को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, DSA 1 भी जो है स्टैक में चला जाएगा। अब DSA 0 पे पहुंचे, DSA 0 इस इफ की कंडीशन को फेल कर रहा है, लिहाजा आप इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो प्रिंटिंग क्या होगी, अब जरा देखिएगा कि कंपाइलर इसको रन कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी ट्रैवर्सिंग कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट मुतवज्जो हो जाएं। सबसे पहले आपने DSA 3 कॉल किया, जब DSA 3 कॉल होता है, रिकर्सिव कॉल हमेशा स्टैक में जाता है, तो देखिए स्टैक में भेज दिया इसको हमने। स्टैक में भेजने का मतलब, अगर समझ आए नहीं आए कोई बात नहीं, स्टैक में भेजने का मतलब होता है कि इससे एसोसिएटेड जो रिमेनिंग जॉब है वो भी चली जाएंगी साथ में। P3 को अलहदा से भेजने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, हम DSA 3 को भेज रहे हैं, इसका मतलब है इससे एसोसिएटेड सारी चीजें इसके साथ चली जाएंगी, जो कि इसका एड्रेस होता है। 6 सवाल आ चुके हैं, देख लेता हूँ मैं भी बताता हूँ, ठीक है। देखो ये बाइनरी ट्री है नहीं है, अभी इस पर डिबेट नहीं करना, हम ट्री पढ़ नहीं रहे, हम ट्री का सहारा ले रहे हैं। वो बेसिकली इनिशियल कंडीशन बता रहा हूँ क्या है इसमें, बिल्कुल समझाता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा जी, है बाइनरी ट्री, आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं है। आप फिर आगे बढ़े, आपको DSA 3 को चलाने के लिए DSA 2 की रिक्वायरमेंट है। DSA 2 को आप बेसिकली नहीं चला सकते, तो DSA 2 को भी आपने कहाँ भेज दिया? DSA 2 को आपने स्टैक में भेज दिया, क्योंकि इसकी जॉब भी परफॉर्म नहीं हो पा रही थी। फिर आप आगे बढ़े, फिर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो DSA 1 की जॉब आ गई, DSA 1 को भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, DSA 1 को भी आपने भेज दिया। उसके बाद DSA 0 की जॉब है। अच्छा, जो भी रिकर्सिव कॉल होता है ना, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो जाएगा जरूर, स्टैक में जाता जरूर है, तो DSA 0 भी स्टैक में जाएगा जरूर। ये कंपाइलर ऐसे ही करता है, मतलब मैं और आप बोले क्यों, तो कंपाइलर करता ही ऐसा है। तो अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे और सारे रिकर्सिव कॉल को हमने स्टैक में स्टोर कर लिया, ये समझ में आती है बात? DSA 0 की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, DSA 0 की कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स होगी, यानी आप यहाँ से इसको घुमा के ऊपर की तरफ जाएंगे और कहेंगे कि भाई DSA 1 की एक जॉब परफॉर्म हो गई है। आप कहेंगे इनिशियल कंडीशन कौन सी है, तो मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। DSA 0 की जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो इसकी कोई जॉब परफॉर्म नहीं करनी। यहाँ से आप आएंगे DSA 1 के पास। जब आप, गौर सुनिए क्या कह रहा हूँ, जब आप किसी भी रिकर्सिव कॉल से घूम के वापस जा रहे हो कि आप दोबारा इसके पास नहीं आएंगे, तो स्टैक से वो बाहर आ जाता है, तो ये स्टैक से बाहर आ जाएगा। और जिसके पास आप पहुंचते हैं वो अब टॉप ऑफ द स्टैक होता है। इसका मतलब है अब आपको DSA 1 पे काम करना है। तो DSA 1 की एक जॉब परफॉर्म हो चुकी है जो कि फेल हो गई। दूसरी जॉब जो है इसकी क्या है कि प्रिंटिंग करें आप, प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग में करेंगे तो क्या प्रिंट करने के लिए बोला जा रहा है? 1। इसका मतलब है आउटपुट पे 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसकी दूसरी जॉब भी करने के बाद DSA 1 के पास आएंगे। DSA 1 के पास जब पहुंचेंगे तो DSA 1 की एक जॉब ये परफॉर्म हो गई, एक जॉब ये परफॉर्म हो गई, दोनों जॉबें परफॉर्म हो गई। इसको आप इसको पास करके आप यहाँ से निकल रहे होंगे। जब किसी रिकर्सिव कॉल से आप वापस जा रहे हो कि दोबारा इसके पास नहीं आएंगे, तो आप उसको स्टैक से बाहर निकाल देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जहां आप हिट करते हैं वो टॉप ऑफ द स्टैक होता है। कि DSA 2, देखें DSA 2 की लेफ्ट साइड की ये पूरी जॉब थी, ये एक नहीं थी बल्कि ये जॉब पूरी DSA 2 की थी और ये आपने परफॉर्म कर दी है। अब इसकी राइट जॉब करने के लिए आप यहाँ आए, राइट साइड की जॉब DSA 2 की, वो क्या प्रिंट करने के लिए कह रहा है? वो कह रहा है 2 प्रिंट करो, तो आप यहाँ पे 2 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद DSA 2 के पास वापस आएंगे, देखेंगे उसकी कोई तीसरी जॉब तो नहीं है, कोई जॉब और नहीं है, इसको बाईपास करके यहाँ आ जाएंगे। तो DSA 2 जो है अपनी सारी जॉब खत्म कर चुका है और इसके बेसिस पे बेसिकली ये दो चीजें प्रिंट हुई। ये DSA 2 की जॉब थी जो कि सब जॉब में टूट चुकी थी। उसके बाद DSA 2 जो है वो जब आप इससे फाइनली बाहर निकल रहे हो तो DSA 2 से आप स्टैक से बाहर निकालेंगे, DSA 3 के पास पहुंचेंगे। DSA 3 के पास जब पहुंचेंगे
तो आप कहेंगे इसकी मैंने लेफ्ट साइड वाली सारी जॉब परफॉर्म कर दी है, राइट साइड पे एक जॉब एग्जिस्ट करती है प्रिंटिंग, तो आप क्या प्रिंट कर देंगे 3, और फिर DSA 3 के पास जाएंगे कि और जॉब तो नहीं है इसकी कोई और जॉब नहीं, इससे बाहर निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो DSA 3 को बाहर निकाल देंगे, तो इस तरह स्टैक भी खाली हो जाएगा और 3 चीजें प्रिंट भी हो जाएंगी। तो 1 2 3 जो है प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। तो जो लोग 2 3 1 कह रहे 3 2 1 कह रहे थे वो थोड़ा सा गलत था, आप इसको बना के भी देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये बेसिकली ये मैंने जो समझाया है ना, ये बेसिकली एक विजुअलाइजेशन है आपके किसी भी रिकर्जन को चलाने की। ठीक है, कंपाइलर ये ट्री नहीं बनाता, कंपाइलर कभी ये ट्री नहीं बनाता, कंपाइलर डायरेक्टली इसको स्टैक से मेंटेन करता है। ट्री तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि असल में क्या हो, मैं बगैर ट्री के समझाता लाख समझाऊं नहीं समझ आएगा आपको। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये ट्री डिजाइन की कि आपको समझ आए कि बात क्या हो रही है। पहले आप कह रहे थे 3 2 1, अब आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको, अब अगर मैं इसको मिटाऊं और मैं अपने प्रोग्राम को यूं लिख दूं, देखिए आपके समझ में आएगा ये कि DSA ऑफ n, ठीक है, सॉरी स्मॉल में लिख n, if n is greater than 1, greater than equal to 1, तो आप कहेंगे कि भाई अब प्रोग्राम चलाओ DSA n-1, ठीक है, लेकिन इससे पहले आप एक प्रिंटिंग जॉब कर दें, प्रिंट वो n, और उसके बाद यहाँ पर इफ को क्लोज कर दें एंड इफ। अब बताइए, इतना सा प्रोग्राम लिखा आपने, अब आपके पास क्या प्रिंट होगा? अब वो लोग जो कह रहे थे प्रिंट ये होगा वो सही कह रहे थे, अब क्या प्रिंट होगा? अब सही, बिल्कुल अब समझ में आ रहा है। इसकी पहले लेकिन ट्रेसिंग करो कि ये ट्रैवर्स कैसे हो रहा है, इसकी ट्रैवर्सिंग करोगे तो फिर आंसर निकाल सकोगे, इसकी ट्रैवर्सिंग करोगे तो आंसर निकाल सको। अच्छा ठीक है, तो जैसे मैंने ट्री डायग्राम बनाई है ना, तो अब देखो DSA की पहली जॉब प्रिंटिंग है और फिर कॉलिंग है, तो पहले वो प्रिंट करेगा फिर कॉल करेगा, तो जब स्टैक में जाएगा तो प्रिंट करेगा, प्रिंट करते वक्त वो स्टैक में, और उसके बाद फिर वो कॉल करने की तरफ जाएगा, तो सारी प्रिंटिंग के बाद वो कॉलिंग करेगा। अब समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा होगा, पहले प्रिंट करेगा, इसीलिए पहले 1 3 प्रिंट होगा, पहले वो कॉल कर रहा था। अच्छा, मैं असल में इशू ये है बेटा कि मैं जिस जगह बैठा हूँ ना वहाँ पे लाइट चली गई है, मैं इत्तेफाक से अपने घर से कहीं और आया, तो वहाँ से घर में असल में कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो सारे दिन के लिए लाइट नहीं है घर में हमारे, सुबह से UPS चल रहा है तो बंद हो गया, अब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी बैटरी जो है ना वो ब्रेक में ख़त्म हो जाएगी, तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, और जब बैटरी इसकी ख़त्म हो जाएगी तो मैं मैसेज कर दूंगा कि हमारी क्लास ओवर हो गई, तो रेदर देन कि मैं अभी आपको ब्रेक दूं, ये मैं कंटिन्यू करता हूँ, और अगर फिर फ़ोन करूंगा घर में लाइट आ गई होगी तो फिर इंशाल्लाह मैं वहाँ जाके फिर क्लास कंडक्ट करूंगा, क्योंकि मोबाइल पे क्लास ये वाली ले नहीं सकता जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लेक्चर फिर मैं किसी वक्त रात में या किसी वक्त शाम में ना आपको 1 घंटा पूरा कंपनसेट कर दूंगा जो बच जाएगा अभी का। क्लियर है ना? तो मेरा ख्याल है मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की या 10 मिनट की बैटरी रह गई है। हाँ हाँ, रफ़ाम रफ़ाम रफ़ाम, जी जी जी, ठीक है। अच्छा, मैं एक और सवाल देता हूँ, फिर हम अपने टारगेट की तरफ आते हैं। एक और सवाल ये है कि अगर मैं लिखता हूँ DSA ऑफ n विच इज इक्वल टू इफ n इज ग्रेटर देन 1, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आप अगर ट्रेसिंग करें तो आप जरूर रट्टा ना लगाएं, आप इसको ट्री बना के सॉल्व करें, और मैं कहता हूँ कि DSA n, हाँ वो बताना रह गया ना स्टार्टिंग क्या है, वो बताता हूँ मैं, n-1 प्रिंटिंग जॉब ऑफ n, और उसके बाद DSA n-1, n-1, ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, ये मैंने लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में एंड इफ, और यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया प्रोग्राम। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, इस बेसिस पे क्या प्रिंट होगा? इस ट्री बनाएंगे इसकी हम, बगैर ट्री बनाए आप ना सीखना, अभी कोशिश नहीं करना, पहले ट्री बनाना, लेकिन इतनी जल्दी ट्री बनेगा नहीं। ट्री कैसे बनेगा? ट्री बनेगा जब आप कहेंगे कि जैसे पहले वाले प्रोग्राम के लिए मैं कहता हूँ कि आप जो है वो DSA 3 करें, 3 इसलिए लेता हूँ कि जरा आसानी से सॉल्व हो जाता है,
वरना बड़ी ट्री बन जाएगी। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, एक इसके लिए भी यही सवाल है और इसके लिए भी यही सवाल है कि DSA 3 करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई मैं इसकी ट्री डिजाइन करूंगा, ट्री, और आप ट्री डिजाइन करके सिंपलीफाई करेंगे। तो देखिए पहले वाली की ट्री अगर मैं बनाता हूं तो वो बहुत आसान है। आप कहेंगे देखें भाई पहले वाली की ट्री बनाते हैं तो कुछ इस तरह हो जाएगा कि DSA, थोड़ी सी राइटिंग खराब होगी, DSA 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटिंग जॉब 3 की और यहाँ पे आ जाएगा DSA 2। समझ आ रही? उसके बाद ये प्रिंटिंग जॉब के बाद ये खुलेगा मजीद, तो इसकी आ जाएगी प्रिंटिंग जॉब 2 और यहाँ पे आ जाएगा DSA 1। समझ में आ रहा होगा? ये इस वाले की बना रहा हूँ जो पहले वाला है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटिंग जॉब 1 और DSA 0। DSA 0 पे इसलिए रुक गया कि वो कंडीशन फेल हो गई। आपने जो पहली जॉब थी उसको लेफ्ट साइड पे लगाया था, इसलिए लेफ्ट साइड से ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंटिंग 3 होगा, DSA 3 की पहली जॉब परफॉर्म हो गई और उसके बाद दूसरी जॉब करने के लिए गया तो DSA 2 कॉल हो गया। DSA 2 जो है वो उसकी पहली जॉब प्रिंटिंग हो गई, तो ये इसका मतलब है 2 प्रिंट हो गया। 3 के बाद क्या प्रिंट हो गया? 2। उसके बाद DSA की दूसरी जॉब के पास गया, DSA 1। DSA 1 की पहली जॉब प्रिंटिंग 1 कॉल हो गया। उसके बाद फिर आपने DSA 0 को कॉल किया, कंडीशन फेल, और उसके बाद सबसे बाहर निकल गए, स्टैक से बाहर निकले और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तो बात समझ आती है। मैं इसको आपको दे रहा हूँ कि आप इसको जो है ना खुद समझाएं कि कैसे बनेगा, ये कैसे काम होगा इसके ऊपर। गलत करें सही करें मुझे शेयर करें मुझसे, ताकि मैं देखूं कि आपने इसका आउटपुट सही लिखा है या नहीं लिखा। ये जो मैंने ये प्रिंटिंग दी है इसकी, ठीक है, मैं 2 प्रिंटिंग और दे रहा हूँ, आप ट्रेसिंग करके तुक्का ना लगाइएगा। यानी जो प्रिंटिंग है वो मैं आपको एक और दे रहा हूँ, यहाँ एक और एल्गो लिख रहा हूँ, DSA। हम DSA इसलिए लिख रहा हूँ कि DSA हमारा कोर्स का नाम है, N, ठीक है। और मैं कहता हूँ इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक, और फिर यहाँ पर है DSA n-1 और फिर आगे यहाँ पे प्रिंट। फिर मैं एक और DSA कॉल कर लेता हूँ, DSA अगेन n-1, फिर आपका आगे यहाँ पे प्रिंट n और यहाँ पे एंड इफ आ गया। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें क्या प्रिंट होगा, और इसके कोड को पाइथन पे लिख भी लीजिएगा, बहुत आसान है, पाइथन पे लिखेंगे चल जाएगा। तो ये बताइएगा कि इसका क्या आंसर आना है, इसका क्या आंसर आना है। तो मैं अब लेक्चर बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये लो बैटरी का मैसेज आ चुका है। मैं देखता हूँ अरेंजमेंट, अगर हो गया तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, वरना आपकी अटेंडेंस जो है व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज दीजिएगा अपने अपने नाम और ID, ठीक। और अगर मैं अरेंजमेंट हो गया तो मैं व्हाट्सएप भेज दूंगा कि आप आ जाइए, 5-10 मिनट का टाइम देके आपको बुला लूंगा ताकि आप आके क्लास अटेंड कर लें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी मैंने टास्क क्या दिया है, इन दोनों को सॉल्व करो, इनके आउटपुट निकालो। स्लाइड्स शेयर नहीं की, स्लाइड में और भी क्वेश्चन है उनका इंशाल्लाह उसको भी शेयर कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।